हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड वो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जो है आपकी प्रैक्टिस कराना है। प्रैक्टिस वो भी होगी हमारे क्वेश्चन वाइज से। तो जो हमने आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की है एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन हम आप इसमें कराने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे एडुटेरिया के। आज जो हमारा टेस्ट नंबर है वो 40 नंबर का टेस्ट पेपर है, यानी कि 13 टेस्ट पेपर हम आपको दे चुके हैं और आई होप आप सभी ने वे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे और काफ़ी अच्छे से आपने सभी को क्वेश्चन को बनाया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और बने रहना है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। जब तक रुकना नहीं है। अब तैयारी हमारी जीत की होने वाली है। ये प्लेटफॉर्म आपकी जीत को और भी सशक्त और भी मजबूत करने वाला है, क्योंकि कंटेंट तो आप अपने आप से पढ़ते होंगे, कहीं ऑनलाइन कोई ऑफलाइन, लेकिन उस चीज़ को कंटेंट को आप कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में यूज करते हैं, क्वेश्चन करने का से ये पता चलता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ सकते हैं, आपके पास किस प्रकार से वो क्वेश्चन को रखता है, आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस चैनल पे सिखाई जाएगी कि आप क्वेश्चन को कैसे बनाकर लेकर चल सकते हैं। तो चलिए, बीच में मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ। मेरा उद्देश्य और आपका उद्देश्य सिर्फ केवल क्वेश्चन और आंसर पर होगा। तो चलिए, मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत लेकर चलती हूँ आपको कंटेंट की तरफ। लेकिन जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और अपने परिवार का हिस्सा भी बनना है, तो मैं लेकर चलती हूँ आपको कंटेंट की तरफ। तो वेलकम है आप सभी का रिजल्ट तक पर। तो जैसा कि स्टूडेंट, आप सभी को आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक स्लाइड में हम 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। खिचखिच बिल्कुल भी नहीं होगी, अच्छे से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, क्योंकि जितनी जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे उतनी जल्दी हमारा कम समय में हम 50 क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, मुख्यमंत्री के सचिव की, मुख्य सचिव की, या लोकसभा के अध्यक्ष की। तो राष्ट्रपति के किसके द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में, वे बने हैं अरविंद पनगड़िया जी। और आपको पता होगा जो वर्तमान में हमारे जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर के भी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है स्टूडेंट। ऑप्शन है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, या लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, यानी कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को हटाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे के राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्लाइड नंबर 2 आपके पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है, यानी कि आपके यहाँ पर जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निकाला जाता है उसमें किस संकेत को शामिल नहीं करते हैं, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल, आय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे आप राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आय को हम इसमें संकेत में शामिल नहीं करते हैं, स्वच्छता, बाल मृत्यु दर और पेयजल को शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन है गया, ऑप्शन है बिहार शरीफ, या ऑप्शन है भागलपुर। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार शरीफ, यानी कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी क्या थी?
बिहार शरीफ। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पांचवा छठा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। यानी कि जब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की जब रिएक्शन होती है तो जो हमको ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन जिस स्रोत में हमको मिलती है, तो किस स्रोत का यूज़ करने के बाद हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑप्शन है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश या क्लोरोफिल। तो इस क्वेश्चन का करेंगे आप राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, जल के द्वारा ही हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। ऑप्शन है अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे आप राइट आंसर कि ऋग्वेद का जो नवा मंडल है उसका संबंध किस देव से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव से संबंधित है ऋग्वेद का नवा मंडल। और सोमदेव किसके देवता माने जाते हैं, तो आप बताएंगे ये वनस्पति के देवता माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे। स्टूडेंट एक नेशनल हेराल्ड अखबार था, वो अखबार था, न्यूज़पेपर था। तो इसके संस्थापक या संपादक कौन थे, तो आप बताएंगे ऑप्शन पढ़ के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. पनिक्कर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे आप राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष को क्या होता है। यानी कि प्राथमिक जो इंद्रधनुष बनता है वो किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है जिसके कारण हमको प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। ऑप्शन है 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी है 2 बार अपवर्तन और 2 बार कुल आंतरिक परावर्तन, या 1 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी दिया है 1 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है वो किस प्रक्रिया के दौरान बनता है, आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा 2 बार होता है अपवर्तन और 1 बार होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके इन प्रक्रिया के दौरान हमको प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड नंबर आपके पास आ गई है, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट ये मस्टर्ड गैस होती है, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, रासायनिक युद्ध में करते हैं, सरसों के तेल के स्रोत में करते हैं, या इसको बोलेंगे निग्रंथीकरण के रूप में करते हैं। यानी कि जो वहाँ पर आपको गंध रहित जो होती है क्या उसके रूप में करते हैं। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे रासायनिक युद्ध में अंदर हम मस्टर्ड गैस का उपयोग करते हैं। ये मस्टर्ड गैस जब सैनिक मतलब कि जो भी विद्रोही सैनिकों पर डाले जाती है तो उनके ऊपर ये बहुत मोटे मोटे फपोले पड़ जाते हैं, जिससे सैनिकों को काफ़ी पीड़ा होती है और काफ़ी ज़्यादा ये मात्रा में उनकी मृत्यु भी कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए 10वां क्वेश्चन रीड करते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। ऑप्शन है शक, हिंद यूनानी, गुप्त, कुषाण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, हिंद यूनानी शासकों के द्वारा ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। यानी कि इनको हम इंडो ग्रीक शासक भी कहते हैं। अगर यहाँ पर इंडो ग्रीक शासक होता तब भी हमारा राइट आंसर इंडो ग्रीक होता। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था तो घिचपिच ना हो, आपको एकदम से साफ दिखाई दे, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, आपकी सारी फैसिलिटी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सूची 1 एवं सूची 2 को सही मिलान करके सही कूट का उत्तर दे। एक तरफ दिया है स्थल और दूसरी तरफ दिया है उनके उत्खननकर्ता, यानी कि कौन से स्थल को किस उत्खननकर्ता के द्वारा उसको ज्ञात किया गया था वही आपको बताना है। तो चलिए
आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप मुझे बताएंगे मिलान करके। तो देखिए, लोथल स्थल को जो खोजा था वो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो पहले आप देखेंगे जो ए है, ए का वन से कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है या ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। कहने का मतलब बी और सी जो है हमारे क्वेश्चन ये हो गए गलत। तो इन दो की तो हमारी झंझट खत्म हो गई है। अब हमको दो में ही चैलेंज मिला है। जो बनमाली था, बनमाली आपको पता ही हरियाणा में प्राप्ति हुई थी, लेकिन बनमाली का जो उत्खनन करता थे वो कौन थे, तो आप बताएंगे। इनको इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो बी का हो जाएगा हमारे पास 3, बी का 3 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, पहले में है नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। मैं सबको साफ करके आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी 11 का राइट आंसर है। पहले का हो जाएगा रंगनाथ राव, बी बनमाली का हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा राखालदास बनर्जी, और रोपड़ का हो जाएगा जगदत्त शर्मा। स्टूडेंट देखिए, आपको यहाँ पर किसी का अगर याद हो या ना हो, लेकिन हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का अधिकतर सब बच्चों को याद होता है। अगर आप यहाँ को सी का भी मिलान करते तो सी का आपको राखालदास बनर्जी से मिलता, और सी को अगर आप 2 पे देखते तो सी का 2 सिर्फ एक ही में दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आप इसका क्वेश्चन भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी दिखाई दे रही हो या कुछ अब आपको आवाज़ में मतलब कि कड़कड़ापन ना रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। लेकिन आप तक कंटेंट प्रतिदिन पहुंचना चाहिए, आपकी रेगुलरिटी ख़राब ना हो। आप चैनल से जुड़े हैं तो आपका पूरा ध्यान रखा जाए। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप तक सारा कंटेंट पहुंचा दूं। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता था। यानी कि किस शासक को हम जो कौन से मतलब हमारे राजनेता थे या कौन से हमारे से लोकप्रिय नेता थे जिनको हम अजातशत्रु के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम अजातशत्रु कहते थे। अजातशत्रु का मतलब होता है, अगर इसके लिए हमको एक वाक्य प्रयोग में देख ले कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसको हम अजातशत्रु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर दिखाई दे रहा है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इनको बिहार का जननायक कहा जाता था, और वर्तमान जो मोदी जी की सरकार है इनके द्वारा इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार से आते हैं, उनको जननायक कहा जाता था। तो 2024 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किस राजनीतिज्ञ के विचार में दिया गया था। यानी कि शक्ति का जो पृथक्करण का सिद्धांत था वो किस पॉलिटिशियन के जो उनके विचार थे उन्होंने दिया था, विचारक ने दिया था। ऑप्शन है जॉन मार्शल, रूसो, मोंटे सिक्यो या कार्ल मार्शल। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का स्टूडेंट राइट आंसर करके। तो ये हो जाएगा मोंटे सिक्यो के द्वारा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर बी है जस्टिस जे सी शाह, ऑप्शन नंबर सी है जस्टिस एम सीकरी, ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस PN भगवती। तो किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेंगे आप राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस एम हिदायतुल्ला के द्वारा मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर भी अपना काम किया है। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। और PIL जो लाई थी वो PN भगवती के द्वारा लाई गई थी। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है जो जनहित याचिका जो एक मंच है वो किसके द्वारा, किस जस्टिस के द्वारा लाया गया था। तो आप बताएंगे PN भगवती के द्वारा। लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस से प्रस्तुत करती है, यानी किसके सामने वह अपनी रिपोर्ट को रखती है। ऑप्शन नंबर 1 है संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, किसके सामने रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष के सामने वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करिएगा और आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिजिक्स का है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी, जिसमें तरंग दैर्घ्य सबसे कम निकलती हो, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर सबसे अधिक। तो चलिए आपको ऑप्शन में पढ़ के बता देती हूँ। परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें या गामा किरणें। ऑप्शन नंबर बी है गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें। सूक्ष्म किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, परावैंगनी किरणें, गामा किरणें। स्टूडेंट आपको ये तो समझ में आ गया होगा सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है। अगर आप ये भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो तरंगे होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो गामा किरणों की होती है। इसका मतलब है कि गामा किरणें आगे तो आएगा नहीं, आगे नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। देखिए गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश तरंगे, और फिर आ जाएगी आपकी अवरक्त किरणें, फिर रेडियो तरंगे। इस प्रकार से इनका क्रम होता है और फिर हो जाती है सूक्ष्म तरंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बिहार के जो कैदी थे उन्होंने नंगी हड़ताल किस आंदोलन के द्वारा की थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा बिहार के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। बंगाल है, उड़ीसा है, सिंध है, असम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, सिंध स्थायी बंदोबस्त के अंदर आने वाला क्षेत्र नहीं था। बंगाल, उड़ीसा और असम के क्षेत्र में, और आपको पता है पंजाब में भी, मद्रास में स्थायी बंदोबस्त की यह सब चलती थी, क्योंकि सिंध हमसे बहुत दूर था। तो क्वेश्चन नंबर सी 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई दे रहा है कि अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। जो अगस्त घोषणा थी वो निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। लॉर्ड लिन्थगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटेन्यू या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे लॉर्ड माउंटेन्यू के द्वारा अगस्त घोषणा की क्या है, घोषणा की गई थी और इसके द्वारा ही इसको लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आपसे भी पूछ सकता है कि अगस्त घोषणा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आई थी, तब आप इसका आंसर लॉर्ड माउंटेन्यू ही बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 20 की तरफ। आपकी तरफ एक तरफ दिए हैं आपको यहाँ पर कुछ रासायनिक जो एलिमेंट दिए हैं, और उन एलिमेंट के वो एलिमेंट हमको किससे प्राप्त होते हैं वो भी हमको इसमें सूची नंबर 2 में दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेंगे आप सही मिलान। तो मिलान कीजिएगा और आप जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया है जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से हम क्या मिला लेंगे, टैल्क। मैग्नीशियम से टैल्क पाउडर बनता है। पोटेशियम जो होता है वो नाइटर में, क्योंकि जो नाइटर की प्राप्ति होती है उसमें KNO4 जो पोटेशियम यूज करते हैं के, वो हम नाइटर में करते हैं। कैल्शियम में होता है फास्फोराइट, और मैग्नीज में होता है पायरोल्यूसाइड। तो आपको हो जाएगा पहले का हो जाएगा चौथा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का हो जाएगा तीसरे का दूसरा, और डी का पहला, यानी कि 4 3 2 1 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आर ओ और ये स्टेट लेवल का जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें आने की, ये प्री में आने की बहुत अच्छे से अपनी भागीदारी रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को काफ़ी अच्छे से कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। द वे आउट, ये क्वेश्चन पढ़िएगा। तो द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये भी एक तरीके का मतलब कि न्यूज़पेपर था। तो इसको किसने प्रकाशित किया था, महात्मा गांधी ने, चौधरी रहमत अली ने, सी राजगोपालाचारी ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर करके बताएंगे सी राजगोपालाचारी के द्वारा द वे आउट पैम्पलेट
क्या है, प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पुरंदर की संधि, बसीन की संधि, सालाबाई की संधि या सूरत की संधि? तो क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये सालाबाई की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? शाहजहां द्वितीय के द्वारा का काल में, आलमगीर द्वितीय के में, अहमद शाह के में या मोहम्मद शाह के में? तो नादिर शाह का जो भारत में आक्रमण हुआ था उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे मोहम्मद शाह, जिसको हम मोहम्मद शाह रंगीला भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? मुंबई सत्र में, लाहौर सत्र में, लखनऊ सत्र में या त्रिपुरी सत्र में? तो क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे आप राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसका अच्छे से आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, लाहौर सत्र में। जो लाहौर सत्र था कांग्रेस का, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर बी 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जी का मान सबसे कम या न्यून कहाँ होता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र में, ध्रुवों पर या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 25 का करेंगे आप राइट आंसर। तो ये हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सबसे कम होता है। स्टूडेंट देखिए, इससे 4 क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर आप थोड़ी देर मेरी बात सुन लेंगे तो आई होप आप ये 4 क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करेंगे। स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पर एक पृथ्वी बना लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। और पृथ्वी पे हमारी यहाँ भूमध्य रेखा होती है और यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है साउथ पोल। यही मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सरफेस है। देखिए भूमध्य रेखा पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अगर आपसे पूछेगा कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है तो आप बताएंगे पृथ्वी के सतह पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अगर आप ये जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सरफेस है, अगर आप पृथ्वी की सेंटर में, अगर आप पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे तो आप वहाँ पर जी का मान सबसे कम होने वाला है। ऐसे ही अगर आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी जी का मान कम होगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाने पर जी का मान क्या होगा, तब आप बताएंगे अधिकतम होता है। चाहे तो आप भूमध्य रेखा से साउथ में चले जाइए, चाहे आप भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ चले जाइए, तो जी का मान अधिक होगा। सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होगा और पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण बच्चा हर बार यहाँ पर गलती करता है। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं क्योंकि अब तैयारी आपकी जीत की कराने वाले हैं हम, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लेने हैं। मेरी वीडियो को आगे पीछे करके इन कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। मेरा कहना ये है कि आप ये क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आने वाले हैं। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का, जो छोटी थी मैंने आपको बता दी। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बताएंगे दोगुना हो जाएगी, आधा हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, तिहाई हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे 2 गुना गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है K बराबर 1/2 mv² होता है। स्टूडेंट देखिए, ये तो 2 को हटा दीजिएगा। देखिए इसने कहा है कि अगर द्रव्यमान को हम 2 गुना करेंगे, अगर मैं द्रव्यमान यहाँ m है, अगर मैं यहाँ 2m कर दूँ और b का b रहेगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो देखिए जितना k बढ़ेगा उतना ही m बढ़ेगा, तो क्या है गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप उसका मान रख के देख लीजिएगा तो आपका मान भी 2 गुना आएगा। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिखाई दे रहा है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, यानी कि इसको हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, अजनबी गैस भी कहते हैं। आप बताएंगे नियोन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, जिनोन को या ऑक्सीजन को?
तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा जिनोन गैस को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। और आपको पता होगा ये 18वें आवर्ती में आती है, इसको हम अकेरिया गैस की श्रेणी में भी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 359। तो किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 355, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत सरकार का दायित्व बनता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से वे भारतीय राज्यों की रक्षा करे। तो ऑप्शन नंबर की बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप बताएंगे मुद्रा आपूर्ति की कमी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि, करों में कम या निम्न में से कोई नहीं। अगर घाटे की वित्तीय अवस्था पर, जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था होगी तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? आगरा में है, मुंबई में है, जौनपुर में है या आगरा में है? तो आप बताएंगे अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। और आपको पता है जौनपुर को क्या है, भारत का सिराज भी कहते हैं, और जौनपुर में अटाला मस्जिद है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस जनरल गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप अच्छे से पढ़कर इसका आंसर करेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का क्या है, समापन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर के सी 31 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है टॉमस मुनरो, कर्नल सिलीमैन, होल्ट मैकेंजी या कॉर्नवालिस। तो महलबाड़ी जो व्यवस्था थी वह किसने लागू की थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे महलबाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यानी कि राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश जारी करता है तो किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? आप बताएंगे ऑप्शन को राइट आंसर। प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, संसद की या विधानसभा की। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे विधानसभा की स्वीकृति पाना अति आवश्यक है अगर राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विधानसभा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन है 92वां संविधान संशोधन 2003, 93वां संविधान संशोधन 2005, 94वां संविधान संशोधन 2006 और 95वां संविधान संशोधन 2009। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन मेन प्री में और आर के और यूपीएसआई और यूपी पुलिस में भी आप ये मत सोचिए कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे कि विधानसभा की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य के रूप में रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेंगे आप ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर। कुल सदस्यों का 1/12, कुल सदस्यों का 1/3 या कुल सदस्यों का 1/6 या कुल सदस्यों का 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बताएंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे कुल सदस्यों का 1/12
वहाँ उस राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में या कुषाण काल में? क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे मंदिर निर्माण की कला का विकास कब हुआ था, जन्म हुआ था इसका? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज के में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? सभासद का, अहीर का, ब्राह्मण का, सैनिक का? तो जो मेगास्थनीज ने मौर्य काल के समाज को 7 वर्गों में विभाजित करके बताया था, तो उस वर्ग में कौन सा नहीं आता था, कौन सा अस्तित्व में नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेंगे आप राइट आंसर। तो बताएंगे उस समाज में ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रछन्न या छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या है? श्रमिकों की उत्पादकता कम है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, या ऑप्शन नंबर डी है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। और ये क्वेश्चन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलता होगा और काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है। आपको पता है कि भारत में बेरोजगारी इस टाइम चरम सीमा पर है, तो ये क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ पढ़ेंगे कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, महानदी, क्षिप्रा नदी। तो महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे क्षिप्रा नदी के किनारे है। और क्षिप्रा नदी कहाँ पर बहती है? तो आप बताएंगे उज्जैन, नासिक। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर के डी। आगे बढ़ेंगे 40 की तरफ कि निम्न में से कौन सी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? घुमक्कड़ का मतलब होता है खाना बदोश प्रकार की जो नहीं करती है, उस जाति को जो खाना बदोश करती है उसको हम घुमक्कड़ बोलते हैं। तो घुमक्कड़ जनजाति कौन सी नहीं है? कज्जाक नहीं है, मसाई नहीं है, लेपचा नहीं है या पिग्मी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का बताएंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे पिग्मी जनजाति जो है वो घुमक्कड़ प्रजाति की जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि 38, 39 और 40 जो तीनों स्लाइड पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का आंसर क्या है? डी डी डी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिखाई दे रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों में से कौन सा सबसे बड़ा समूह है? ऑप्शन नंबर 1 है भील, गोंड, संथाल, नेकदा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति का सबसे बड़ा समूह कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आप पढ़ेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे भील जनजाति का समूह सबसे बड़ा था। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे 42 है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, यानी कि भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर शीत ऋतु में बारिश होती है। तो किस कारण होती है? तो आप बताएंगे राइट आंसर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा या लौटते हुए मानसून के द्वारा। तो स्टूडेंट अगर आपको पता है, अगर आप उत्तर भारत के निवासी होंगे तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर की बी राइट आंसर हो जाएगा कि भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर भारत के पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार और ये हमारा हरियाणा, राजस्थान, इन सभी में क्या है जाड़ों के समय में वर्षा होती है। और ये बारिश हमारे गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और आपको ये भी पता होगा पश्चिम विक्षोभ से होने वाले राजस्थान की बारिश को मावट की बारिश भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो चने की फसल होती है उसके लिए काफ़ी लाभदायक से होती है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि मावट की बारिश कहाँ पर होती है और किस फसल के लिए आवश्यक होती है, तब आप इसका क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बधित नहीं है, यानी कि कौन सी नदी भूमिबद्ध है, यानी कि किस नदी का संबंध क्या है? भूमि से है, कि वह भूमि से ही निकलती है और भूमि में ही समाहित हो जाती है। ऑप्शन है गंगा, कावेरी, लूनी, कोसी। तो आप बताएंगे लूनी नदी जो है ये जो है राजस्थान में बहती है और यह राजस्थान में ही बहती है और राजस्थान की भूमि ही समाहित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा, कावेरी
देखिए गंगा और कोसी तो ये हिमालय की गंगा है, और कावेरी कुर्ग जिला कर्नाटक से निकलती है। और ऑप्शन नंबर के बी ये जो हो जाएगी, ये साउथ भारत की नदी है, और गंगा और कोसी ये उत्तर भारत की नदियां हैं। आगे बढ़ेंगे 44 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नवीकरणीय का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मृदा अपरदन, शहरीकरण, जैव विविधता में ह्रास और हिमालय के जल स्रोतों का सूखना। कि भारत में जो ये निर्जलीकरण हो रहा है उसका प्रभाव क्या नहीं है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप शहरीकरण करते हैं तो भारत में नवीकरणीय नहीं कर रहे हैं, ये नवीकरणीय का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं किया है तो गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन या यूएनओ सम्मेलन से। तो कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन का 45 का जो आप क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, आप बताएंगे क्योटो सम्मेलन से ही कार्बन क्रेडिट की शुरुआत हुई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था, जापान में, और ये हुआ था 1997 में। ये भी आप याद रखेंगे, यानी कि 1997 में यह हुआ था। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 46 है, ये भी सम्मिलित करने की तरफ है। एक तरफ दिए हैं रासायनिक नाम और उनके दिए हैं रासायनिक सूत्र। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो चलिएगा इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तो स्टूडेंट आपको अगर कुछ याद हो ना हो, लेकिन आपको याद होगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम CaSO4 और 2H2 भी बोलते हैं। तो देखिए डी का ए कहाँ पर मिल रहा है, तो देखिए पहले का ही मिलाया और डी का ए से काम हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर के ए क्लियर हो गया। कहते हैं ना कि अगर सही मिलान वालों में अगर आपको 1 या 2 करके याद होता है तो आपके क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस होते हैं। और खाने का सोडा हो जाएगा 3 पे, धमन सोडा खाने का सोडा हो जाएगा आपका 4 पे, और व्यंजक चूर्ण हो जाएगा CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं। तो हमारा सिर्फ डी से ही आंसर मिल गया था, तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का, नीला रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 से करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे लाल बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए स्टूडेंट, दो चीज़ होती है, जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसका क्या प्रकीर्णन कम होगा। तो आपको पता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो उसका प्रकीर्णन कम हो गया, और बैंगनी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य कम होती है तो उसका प्रकीर्णन अधिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो गया। इन्हीं दो तरीके से घुमा फिरा के वो आपसे सवाल पूछता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, आप क्वेश्चन को गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होती है। बर्नौली की प्रमेय पर, पास्कल के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, या स्टोक्स के नियम पर। तो आप बताएंगे हाइड्रोजलिक जितनी भी ब्रेक होती हैं, जैसे कि आपको पता है जो जेसीबी काम करती है वो हाइड्रोलिक ब्रेक पर ही काम करती है, तो उस पर वह पास्कल नियम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर की भी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने फिजिक्स में जो अपना बनाया था मॉडल, वो मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक पर ही बनाया था, और मेरा काफ़ी अच्छा मॉडल गया था, मुझे 30 में से 30 ही नंबर मिले थे। आगे बढ़ेंगे 49 पर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। मैडम क्यूरी ने की थी, पेरी क्यूरी ने की थी, हेनरी बैकुरल ने की थी, या रदरफोर्ड ने की थी। तो रेडियो एडविकता की खोज किसने की थी। तो 49 में बताएंगे आप हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछ लेता है कि रेडियो एक्टिविता का जो मात्रक होता है उसको हम हेनरी बैकुरल ही कह देते हैं, तो ऑप्शन नंबर के सी 49 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के ही नाम पर इसकी इकाई को रख दिया गया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के सामने है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन 100% सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में रीड कर रही हूँ, आप सभी को भी रीड करना है और संयम के साथ इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर होता है। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 है कोरोलोसिस बल तथा गुरुत्वाकर्षण के बीच का खिंचाव है, जेट स्टीम एवं घर्षण बल के द्वारा,
चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई, या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल के द्वारा ज्वार पैदा होते हैं। वो इन दो बलों के बीच में जो अंतर होता है तो ये ज्वार पैदा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो ये थी हमारी टॉप 50 क्वेश्चन की क्लास। आई होप आप सभी ने 40 तक तो क्वेश्चन अधिकतर बनाए होंगे। जो 40 प्लस हैं वो बहुत ही बेस्ट तैयारी चल रही है। इसी तैयारी को आपको मेंटेन करके रखना है। और स्टूडेंट आज आपके लिए मैंने क्या है 50 क्वेश्चन की आपको आंसर की भी दे दी है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैडम हमको आंसर की भी दे दीजिए, हम बाद में इन क्वेश्चन को लगाएंगे और आंसर की भी हम अपने पास रखेंगे। तो ये आपके लिए आंसर की, तो आप आंसर की को भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मल्टी MCQ क्वेश्चन ही कराएगा। कभी कभी आपके लिए कंटेंट वीडियो भी लाई जाएगी। अगर बच्चे कहेंगे कंटेंट पढ़ना है तो उसके लिए हम कंटेंट वीडियो भी लेके आएंगे। अगर आप सभी को ये टेस्ट अच्छा लगा है, अगर आप यहाँ पर पूरे 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको चैनल से जुड़ जाना है, परिवार का सदस्य बन जाना है। मैं आप सभी की दोस्त आप सभी से विदा लेती हूँ। ये टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से लगाइएगा, कोशिश अपनी 100% दीजिएगा। तो चलिए रिजल्ट तक पर जुड़ने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले कंटेंट के साथ, अगली कोशिश के साथ, इसी जोश इसी जुनून के साथ। थैंक यू सो